जय हिंद दोस्तों। आप सभी को उपेंद्र का नमस्कार। आज हम टीचिंग मेथोडोलॉजी के 300 क्वेश्चन के लेवल 2 का पार्ट को आज देखेंगे। आप सभी को मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहिए था, क्योंकि आप लोग कुछ क्वेश्चन भेजना है, क्वेरी भेजना है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7081143600। एक बार और सुन लीजिए, 7081143600। चलिए आइए लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब बताने वाली बात नहीं है। जो हाँ ज़रूरत होगी मैं बताऊंगा, क्योंकि पीछे हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं लेवल 1 में, उसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक ट्रायड नहीं है? शिक्षक ट्रायड का मतलब कि ट्रायड का मतलब तीन, तो तीन चीज़ें होती हैं, एक नहीं होती है। शिक्षक ट्रायड इसमें से नहीं है, जिसको हम देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन दिया है सी, सामाजिक तकनीकी। हाँ, ये नहीं होता है। बाकी देखिए आपके जो विषय वस्तु है वो शिक्षक ट्रायड के अंतर्गत आती है। शिक्षक तकनीक भी इसके अंतर्गत आती है, प्रबंधन तकनीकी आती है। तो ये तीनों आते हैं। बाकी जो सोशल टेक्निक है, सामाजिक तकनीक है, ये नहीं आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, ये बहुत लंबा दिख रहा होगा आपको ना, और पढ़ने में भी आपको दिक्कत होगी। तो मैं ये बता दूं कि ये उतना ही आसान है, जितना दिख रहा है लंबा उतना ही आसान है। सिर्फ इसको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का इसको मिलान करना है। तो पहले एक ये वाला पहला ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको पहले पढ़ लेंगे आप। फिर PQRS वाला पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर PQRS वाले पार्ट को पढ़ेंगे। तो आइए देखिए पहला क्या दिया है, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब मिलान करना है, किससे मिलान होगा। दूसरा एक बाह्य अभिप्रेरणा। तीसरा औपचारिक शिक्षा। चौथा अनौपचारिक शिक्षा। अब आप PQRS पढ़ेंगे। देखिए जो P है आपका, उसमें क्या दिया है, P को ध्यान से पढ़िए। अधिगम की इच्छा स्वयं सीखने वाले के भीतर से आती है। भीतर से आना मतलब आपकी क्या है, आंतरिक प्रेरणा है, ठीक है। अब पहले ऑप्शन आप देखते जाइएगा। जो आपका दिया है ना आंतरिक प्रेरणा, वो आपके अंदर स्वयं सीखने के भीतर से आती है। तो पहला का P होगा, जिस भी ऑप्शन में होगा उसको मारेंगे। दूसरा क्या दिया है, वाय प्रेरणा। तो अब देखिए Q ऑप्शन में क्या है, एक अनुदेशक के मार्गदर्शन में एक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। नहीं, दूसरा का ये नहीं होगा। देखिए फिर आर ऑप्शन देखिए, आर ऑप्शन देखिए क्या दिया है कि अपने परिवार या पड़ोस के भीतर अवलोकन और मार्गदर्शन द्वारा अर्जित किया जाता है। अब देखिए ये क्या है आपका, ये क्या है, अपने परिवार या पड़ोस के, आर। तो आर ये भी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आइए, चौथा नंबर देखिए, अनौपचारिक शिक्षा दिया है, उसको छोड़िए। अधिगम की इच्छा वाय विधियों के माध्यम से सीखने वालों से उत्पन्न की जाती है। तो जो वाय विधियों के माध्यम से सीखा जाता है वह आपके क्या है, वाय प्रेरणा। तो दो का क्या होना चाहिए, दो का क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए ना, दो का यस होना चाहिए। देखिए यस में क्या जाता, वाय विधियों से। तो देखिए पहला का आपका P हो गया, दूसरा का यस हो गया। तो इस किस ऑप्शन में मिल रहा है, किस ऑप्शन में है। देखिए सारा ऑप्शन देखिए, पहला का P, दूसरा का यस, पहले ही ऑप्शन में है। बाकी और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। पहला का P, दूसरा का, अच्छा दूसरा भी है। अब तीसरा पढ़ते हैं। देखिए तीसरा का इसमें Q होगा, तीसरा का Q होगा और चौथे का R होगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है PDF में। तो आप इसको पढ़िए और बहुत ही आसान है, बस आप पढ़ेंगे और कर ले जाएंगे। सिर्फ आप पढ़ेंगे और कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अनुदेशक में पाए जाने वाले बुरी विचार शैली के क्या कारण है। देखिए पहला देखते हैं, आत्मविश्वास की कमी। सही बात है, आत्मविश्वास की कमी है तो आप अच्छे अनुदेशक नहीं माने जाएंगे। दूसरा अनुचित अधिगम स्थिति, हाँ ये भी मतलब नहीं होनी चाहिए अनुदेशक के अंदर। तीसरा अल्प विषय ज्ञान, भाई विषय का ज्ञान अल्प होगा तो आप क्या अपने जो स्टूडेंट हैं उनको सिखाएंगे। चौथा क्या जाए, खराब स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए आदमी को। तो चौथा भी मतलब ये नहीं होना चाहिए। पांचवा दिया है घबराहट, अगर टीचर घबराएगा तो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा बताइए, वो पढ़ा ही नहीं पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लो होगा तो नहीं पढ़ा पाएगा। तो आपके सभी ऑप्शन हो सकते हैं 1 2 3 4 5। इसमें आंसर दे दिया है, आप इसका फिक्र न करिए, बाकी यही आंसर है, हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है इसमें। चलिए आगे। 4
मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। इसमें 5 ज्ञात आधारों वाले मानव व्यवहार का अध्ययन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का आधार नहीं है? देखिए, मनोविज्ञान के आधार का इसमें से कौन नहीं है? क्वेश्चन पढ़िए आप। अब देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको यहाँ पे कि जो आपका मनोविज्ञान होता है उसके अंतर्गत क्या आता है? मनोविज्ञान के अंदर देखिए क्या आता है? फिजिकल, देखते रहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उसके बाद इन्वायरमेंटल, सोशियल और कल्चरल। देखिए, ये सब होता है फिजिकल, उसके अंदर इसके एलिमेंट है, जनरल साइकोलॉजी के एलिमेंट है। तो आप क्या दिख रहा है इसमें? कहीं पॉलिटिकल आपको नहीं दिख रहा होगा, राजनीतिक, ये आप लिख लीजिएगा, इसमें राजनीतिक नहीं होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा परिशिष्टों के बीच व्यक्तिगत अंतर का एक प्रमुख क्षेत्र? देखिए, ये वही सेम क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा नहीं देखना है, यही हो जाएगा सी। आइए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या है? मिलान करना है। इसमें दिया है कि स्मृति के नियम परिभाषा, उसकी बात कर रहा है ना। देखिए क्या दिया? अभिनवता का नियम, लॉ ऑफ रिसेंसी। इस तीसरा मैं बता दूँ, रिसेंसी का मतलब देखिए यहाँ पे क्या दिया? अभिनवता। हिंदी शब्द में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो रिसेंसी का मतलब नवीनता, नयापन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये नयापन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आइए पी क्या लिखा है कि यदि घटना हाल ही में हुई है तो यह लंबे समय तक मस्तिष्क में बनी रहती है, यही अभिनवता का नियम होता है, ठीक है। 1 का पी सही हो जाएगा। और दूसरा देखिए, यदि घटना, ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ प्राथमिकता का नियम। हमारे मस्तिष्क पर एक प्रबल प्रभाव डालने वाली घटना लंबे समय तक मस्तिष्क में बनी रहती है। सामर्थ्य का नियम, प्रभाव हमारे कार्य के पूर्व चरण में हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक रहता है। हाँ, देखिए जो प्राइमरी आप देखे होंगे ना यहाँ पे, प्राथमिकता का नियम, इसमें होगा कि प्रभाव हमारे कार्य के, प्रभाव हमारे PQR, हाँ आर हो जाएगा, दूसरा का आर हो जाएगा। जो आर दिया ना, प्रभाव हमारे कार्य के पूर्व चरण में हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक रहते हैं, तो ये हो जाएगा। पहला का पी, दूसरा का आर। किस ऑप्शन में है? पहला का पी, दूसरा का आर, सेकेंड ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे आंसर दे दिया है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। बाकी ये है कि जब आप इसको पढ़ेंगे ज़रूर, जो वो PDF में दिया है ना, इतना लंबा और बड़ा, ये देख के डरना नहीं है, आपको पढ़ना है, ठीक है। एकदम आसान है, आप अपने जो व्यवहारिक ज्ञान है उसका यूज करेंगे, थोड़ा रीजनिंग लगाएंगे, हो जाएगा। चलिए आगे 7, निम्नलिखित में से कौन संयासपूर्ण अधिगम का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिलिब्रेट लर्निंग? डिलिब्रेट लर्निंग का प्रकार क्या नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए, रोट लर्निंग, परिपाठी अधिगम जो होता है, इसका मतलब होता है प्रकार। ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी होती है, रेशनल लर्निंग, तीनों ये होते हैं। बाकी ये जो इरेशनल दिया है ना, इरिलेशनल लर्निंग, ये नहीं होता है। चलिए आगे 8वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? विचार करना है। तो देखिए, पहले पढ़ते हैं इस ऑप्शन को, जितने भी दिए हैं। टीचिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। भैया ये बहुत पहले आप जो यूनिट आप फर्स्ट पढ़े होंगे ना, उसमें दिया होगा कि सरल से जटिल की ओर भी शिक्षण, मतलब जो इंस्ट्रक्टर अच्छा कौन होता है? जो सरल से जटिल की तरफ ले चलता है, जो आप जानते हैं उससे मतलब जटिल चीज़ों को बताता है। दूसरा दिया है ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो आप पहले पूर्व ज्ञान जानते हैं उससे जो नहीं जानते हैं, तो उस पहले तो जानते हैं उसको थोड़ा सा बताएगा, फिर नहीं जानते हैं उसको बताएगा। तीसरा दिया है भागों से संपूर्ण की ओर शिक्षण। भागों से, देखिए ये नहीं होता है ना, ये नहीं होता है। जो दिया है टीचिंग फ्रॉम टू पार्ट्स टू होल, ऐसा नहीं होता है। तीसरा इसमें नहीं होगा। बाकी चौथा देख लेते हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण। हाँ, ये 3 होते हैं, 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही होगा, इसको पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। 1, 2 और 4। 9वां आते हैं, चाकबोर्ड पर लिखते समय मुख्य शिक्षक के लिए अक्षर का आकार क्या? देखिए अब मैं बता दूं, जो आप हेडिंग लिखते हैं ना, जैसे मुझे लिखना है DC मोटर, सपोज लिख करिए DC मोटर, तो मैं यहाँ पे उसको किसके लगभग 50 से 60 mm में लिखूँगा, ठीक। फिर इसकी जो सब हेडिंग होती है ना, उसको मैं कितने से लिखूँगा? 30 से 45 mm के बीच में,
30 से 45 mm के बीच में। मगर जो हमारी शीर्षक मुख्य शीर्षक होता है उसको 50 से 60 mm के उसमें लिखते हैं, mm में लिखते हैं। और जो सब हेडिंग होती है उसको 30 से 45। इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा ये वाला। ठीक, 10वां देखिए अधिगम के सिद्धांतों के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। कंडीशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। देखिए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के बारे में विचार करने को बोल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पूरा हम वो कर लेते हैं। देखिए इसको पहले पढ़िए। लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम स्टिमुलेशन, अधिगम उद्दीपन का परिणाम होता है। जी हाँ, होता है। लर्नर्स लर्न व्हेन दे आर विलिंग टू लर्न, अधिगम करता तभी सीखते हैं जब सीखने का। भैया जब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ने के इच्छुक नहीं होंगे तो नहीं सीख पाएंगे, अगर आप इच्छुक हैं तभी सीखेंगे। सही है। तीसरा, प्रारंभिक सफलता प्रभावी अधिगम के लिए अवसर घटाती है। जी नहीं, वो ये गलत है, ये नहीं होगा। बाकी चौथा देख लेते हैं। अधिगम अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है। सही बात है कि अगर आप पहले कुछ जानते हैं तो उसी पे आधारित आप आगे सीखते हैं। ठीक है, ये है। तो इसमें 1, 2 और 4 ऑप्शन हो जाएंगे, बाकी ये तीसरा वाला नहीं होगा। आगे चलते हैं। 11 देखते हैं। देखिए एक अच्छे प्रश्न की विशेषता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक अच्छा प्रश्न क्या हो सकता है उसके बारे में बोलने को बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संक्षिप्त और सरल भाषा में किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए, सरल भाषा में होगा तभी हम समझेंगे। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, बिना उद्देश्य का हम तो नहीं कुछ, हम पढ़ाई ये कुछ भी पढ़ते हैं बिना उद्देश्य का नहीं पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न प्रशिक्षुओं को अनुमान लगाने हेतु बाध्य, भाई बाध्य नहीं होना चाहिए। बाकी चौथा देख लेते हैं, क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगुअस, प्रश्न संदिग्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संदिग्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, पजल टाइप नहीं होना चाहिए कि मतलब 2 अर्थों वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम वो इसमें डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें देख लेते हैं ऑप्शन सी, 1, 2 और 4, तीसरा नहीं होगा। 12 नंबर देखिए, आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम। देखिए मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको, तो ये सभी लोग जानते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें, क्रियात्मक आवश्यकता, मतलब आप दूसरा दिया सुरक्षा। क्या हम बोलते थे कि जो मैस्लो का क्या होता है, मैस्लो का जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है यही तो होता है ना, यही होता है ना। इसमें क्या होता है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। दूसरा में क्या होता था, सिक्योरिटी की बात करते थे। तीसरा में लव या बिलोंगिंग की बात होती थी। चौथा में क्या, सेल्फ स्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट। और यहाँ पे क्या होता था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आप इसको जानते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 तीनों होगा, इसमें दिया हुआ है। चलिए आगे। 13, प्रौद्योगिकी के माध्यम से पाठ्यक्रम में नवीनतम परिवर्तन के साथ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के अरे मैं ऑप्शन ही पढ़ने नहीं लगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, डीजीटी हब और स्पोक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। डीजीटी की हब और स्पोक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से पाठ्यक्रम में नवीनतम परिवर्तन के साथ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए। जी हाँ, ये सही है। बाकी और ऑप्शन है जो उसको भी देख लेते हैं, अधिक संख्या में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सस्ता कार्यक्रम। नहीं, इसका वो उद्देश्य नहीं होता है। प्रशिक्षकों और छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को तुष्ट करने के लिए। जी नहीं, हमारे देश के बृहद क्षेत्र को कवर करके प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। नहीं, मुख्य जीटी की हब और स्पोक का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से पाठ्यक्रम में नवीनतम परिवर्तन के साथ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए। आगे चलिए। 14, देखिए संचार प्रक्रिया कब पूर्ण होती है। देखिए इसमें क्या दिया है, संचार प्रक्रिया कब पूर्ण होती है, जब प्रेषक जब ट्रांसमिट मैसेज, नहीं अभी नहीं। व्हेन द मैसेज इंटर्स द मीडियम, नहीं। व्हेन द मैसेज लीव्स द मीडियम, नहीं। जब प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ समझ जाता है, जब मैं आपको मैसेज भेजूंगा और जब तक आप नहीं समझे हैं तब तक मेरा भेजना बेकार है। जब मेरी मतलब मैं भी जो भी मेरी फीलिंग्स है, जो भी है, मैं अपने आपको सेंड किया हूँ और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो उसको सही संचार प्रक्रिया नहीं मानते हैं। तो जब आप समझ जाते हैं फिर आप रिप्लाई करते हैं कि जी हाँ ये सही है, तो उसके बाद जो भी है नहीं भी रिप्लाई करेंगे, मतलब आप समझना चाहिए, तो उसको पूर्ण माना जाता है, वो संचार प्रक्रिया पूर्ण होती है। आप आइए 15 नंबर क्वेश्चन में। चाक बोर्ड पर लिखते समय देखिए क्वेश्चन मैं बता रहा था ना, ये उपशीर्षक वाला। चाक बोर्ड पर लिखते समय उपशीर्षक के लिए अक्षर का आकार क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, देखिए 30, मैं क्या बोला था, शीर्षक के लिए 50, जब जो मेन शीर्षक 50-60 होता है, जो मेन शीर्षक होता है, जो उपशीर्षक होता है ना आपका, ये देखिए उपशीर्षक के लिए 30 से 45, ये याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। याद रहेगा तभी आप वहाँ पे कर पाएंगे। चलिए
सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण होते हैं? देखिए यहाँ पे एक विवादित क्वेश्चन आ गया, विवादित क्वेश्चन आ गया। सूक्ष्म शिक्षण हम लोग क्या पढ़े थे माइक्रो टीचिंग में? माइक्रो टीचिंग में हम लोग क्या पढ़े थे कि भैया माइक्रो टीचिंग जो होती है उसमें हम प्लान करते हैं, क्या करते हैं? प्लान करते हैं, टीच करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फीडबैक, फीडबैक, फिर क्या? रीप्लान, फिर रीप्लान, उसके बाद रीटीच, रीटीच, उसके बाद क्या होता था? री फीडबैक, ठीक है, री फीडबैक। इतनी चीज़ें हम लोग पढ़े थे, 6 चरण पढ़े थे। जब मैंने देखा है माइक्रो टीचिंग तो इसमें 7 लेवल दिया हुआ, क्योंकि 6 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसको 7 मार देंगे, ठीक है, मैं मान लिया। बट कहीं कहीं 9 भी देता है, इंटरनेट पे डालेंगे ना तो माइक्रो टीचिंग 9 पार्ट दे दिया, तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। बाकी आंसर इसमें सी दिया है 7, ये मार दीजिएगा। अगर 6 आ जाए तो 6 मार देंगे, मगर इसमें अगर 7 है तो मान लेते हैं। चलिए आगे। डिजिट जो माना है वही मानेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण के लिए क्या लाभ है? छात्रों के लिए उच्च अंक अर्जित करने हेतु आसान होता है, ये सही है। उच्च नकल की संभावना अधिक होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यदि छात्र को उत्तर नहीं आता तो वह उत्तर का अनुमान लगा सकता है। ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इसमें पहला ही सही है, ज़्यादा मतलब वो है मतलब 18। चलिए, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक क्या है? देखिए आप टाइम टेबल जो बनाते हैं अपना ना, तो उसमें कह रहा है कि प्रभावी समय प्रबंधन प्रमुख बाधाओं में से एक, प्रमुख बाधाओं में से एक, इसमें लिखा है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या होता है भैया? कि समय को टालना। आप कहेंगे कि आज पढ़ेंगे, पता चला कहीं घूमने चले गए, सोचे चलो कल पढ़ लेंगे, तो यही होता है प्रोक्रास्टिनेशन, अपने काम को मतलब टालना। अब इसमें देखिए ये दीर्घ सूत्रता दिया है, बाकी इसका मतलब होता है काम को टालना भी होता है, ये हो जाएगा। लैक ऑफ, यानी इससे मतलब नहीं है लैक ऑफ टाइम, इससे मतलब नहीं है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। समय प्रबंधन के लिए ये सब नहीं, समय दिया है इसमें देखिए लैक ऑफ टाइम, इसका क्या मतलब है भैया? ये आपका समय प्रबंधन से मगर काम को टाल रहे हैं, यानी कि आप अपने काम को सही टाइम से नहीं कर रहे हैं। वही टाइम टेबल में हम देखते हैं, टाइम टेबल इसी बनाया जाता है कि अपने काम को समय से करें। तो 18 नंबर का आप समझ गए होंगे, प्रोक्रास्टिनेशन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? भैया मैं बोला था कि वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन क्या होते हैं, पहले की वीडियो आप देखिएगा हमारे, शायद दूसरी वीडियो है, 2 सेकंड है, 300 क्वेश्चन की सीरीज में, उसमें बताया हूँ बढ़िया से। तो इसमें देखिए क्या दिया है, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है। फायरफॉक्स क्या होता है? एक वेब ब्राउज़र होता है, जबकि गूगल, याहू और बिंग ये क्या होते हैं आपके? ये तीनों सर्च इंजन है, सर्च इंजन है, ठीक है, सर्च इंजन है। बाकी ये क्या होता है? वेब ब्राउज़र होता है। तो आप ये पहला नहीं है, सर्च इंजन पहला नहीं है। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 चरणीय विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूर्व तैयारी का घटक नहीं है? देखिए लिखा है ना 4 चरणीय विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूर्व तैयारी का घटक नहीं है? तो टेस्ट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, प्रशिक्षक प्रदर्शन का परीक्षण करना, ये उसके अंतर्गत नहीं आता है, ये उसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि 4 स्टेप जो मेथड होता है क्या होता है? 4 स्टेप मेथड क्या होता है? देखिए जो हमारा होता है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्टिंग, ठीक है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्टिंग। तो उसके अंतर्गत क्या ये प्रशिक्षु के प्रदर्शन का परीक्षण नहीं आता है, बाकी सब है, बाकी सब सही है। आगे चलते हैं, 21 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा अनुदेशक के उत्तरदायित्व का नहीं? भैया अनुदेशक का उत्तरदायित्व वित्त से मतलब नहीं है, बाकी व्यक्तिगत ये उसको इंडस्ट्री से, एडमिनिस्ट्रेशन और इससे मतलब होता है, फिनांस से मतलब उसको नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? अवयव नहीं है। 22 एक अच्छे अनुदेशक के महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए बहुत बढ़िया है, अगर आप इसको खुद पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से, आप एक बार मेरी वीडियो देख लीजिए, बाकी आप कोरिलेट कर लीजिएगा, इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन को बड़ा नहीं है, देखने में ही डर लग रहा है, मगर कुछ है ही नहीं, हलवा है। एक अच्छे अनुदेशक के महत्वपूर्ण लक्षण है, देखिए पहला पाठ्यक्रम को रोचक बनाता है, ठीक है, जब रोज मतलब क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाएगा ना तो आप इंटरेस्ट लेंगे उसमें। अत्यधिक उत्साह का प्रदर्शन करता है, अत्यधिक उत्साह, ठीक है। तीसरा, सीखने के विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करने में सक्षम हो, सही बात है। चौथा, यथोचित सख्त और अनुशासन बना, भाई अनुशासन के बिना तो हो ही भी नहीं पाएगा ना काम। तो आपके चारों ऑप्शन सही हैं, आपके चारों ऑप्शन सही हैं। चलिए 23 निम्नलिखित में मिलान करें, स्मृति के नियम एग्जाम्पल। देखिए इसमें भी मिलान करना है, आप निरंतरता का नियम, फिर इसमें दिया है पेन और पेंसिल, समरूपता का नियम, इसमें दिया है इसमें नहीं दिया है, मतलब मिलान करना है, काला और सफ़ेद दिया है, विपरीतता का नियम। अब देखिए एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, काला और सफ़ेद,
काला का उल्टा क्या होता है? सफ़ेद होता है। इसे आप विपरीतता का नियम बोलेंगे। तो विपरीतता यानी कि काला और सफ़ेद किसके साथ हो जाएगा? तीसरे के साथ हो जाएगा। तीसरे का क्यों हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। एक चीज़ निरंतरता, ये समरूपता का नियम देखिए, समरूपता का नियम, पेन और पेंसिल क्या है? एक साथ आती है ना, कहीं एक साथ ही आएगी। तो समरूपता का नियम यानी कि दूसरे का पी आ जाएगा, दूसरे का पी। दूसरे का पी किस किस ऑप्शन में है? ए वाले में। दूसरे का पी और ए वाले में है, और तीसरे का क्यू ए वाले में है। दो ऑप्शन मिल गया, इसको मारिए, आगे निकलिए। बाकी ये दोनों देख लीजिए। निरंतरता का नियम जो है, निरंतरता का नियम किस में है? ये दिया है आपका ताजमहल। इसका तो कुछ कॉन्सेप्ट हमको बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा समझ में आ रहा है। बाकी ये है कि ये जो हम लोग दूसरा का पी देखे हैं और तीसरा क्यू देखे हैं ना, ये पूरी तरह समझ में आ रहा है। तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आप देखिएगा, खुद पढ़िए उसको, वो ऑटोमेटिक है। आनुषांगिक अधिगम की हानियों के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। अधिगम के हानियों के बारे में आप विचार करें। देखिए क्या दिया है। पहला क्या? अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें सीखने की प्रकृति। अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें सीखने के प्रकृति। अधिगम की स्थिति पर देखिए, आनुषांगिक अधिगम की हानियों के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें सीखने की प्रवृत्ति, ये होता है। और दूसरा है अधिगम की स्थिति पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर लर्निंग सिचुएशन। नहीं, ये नहीं होता है। नो प्रॉपर गाइडेंस, उचित मार्ग। हाँ, ये हानि है एक हिसाब से, बुरी स्थिति के बारे में बता रहा है ना यहाँ पे। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो ये होता है, तीसरा होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या दिया है कि नो पॉजिटिव लर्निंग एश्योरेंस, सकारात्मक अध्यापन का आश्वासन नहीं। तो ये भी इसकी क्या है? हानि है। तो आप क्या करेंगे? 1, 3 और 4 को मारेंगे सही। 1, 3 और 4। दूसरा तो मतलब उसके पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है, वो नहीं लेंगे। 25 देखिए, 25 देखिए, लेकिन को मिलान करिए। देखिए ये भी मिलान करना है। अधिगम के सिद्धांत और प्रयुक्त जानवर। अब देखिए क्या दिया है? कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, प्रतिबंधित नियंत्रण प्रतिक्रिया का सिद्धांत, कैट बिल्ली, और देखिए ट्रायल एंड एरर, प्रयास और भूल सिद्धांत, डॉग कुत्ता, फिर मतलब इनसाइट थ्योरी दिया है, चिंपैंजी दिया है। अब आपको क्या करना है? ये भी पढ़ा चुका हूँ ना कि क्या क्या होता है इसमें, अधिगम और ये सब क्या होते हैं। तो आप देखिए, पहला देखिए क्या दिया है? प्रतिबंधित नियंत्रण प्रतिक्रिया का सिद्धांत। भैया प्रतिबंधित नियंत्रण जो प्रक्रिया का सिद्धांत होता है वो आपके किससे? कुत्ते से रिलेटेड होता है। मैंने बताया था कि जो पगला पैब्लो नामक वैज्ञानिक था, उसने प्रतिबंधित नियंत्रित प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था। पैब्लो से पगला याद रखिए, डॉग उसके पास कुत्ता था, उसके गले में घंटी बांध दिया। कुत्ता कहीं भागता था, ये समझ जाता था कि भैया मेरा कुत्ता ये आने की घंटी बांध दिया, गले में प्रतिबंधित कर दिया। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो पैब्लो से पगला याद रखिए, डॉग रखिए, उसके गले में घंटी बांध दिया, अब उसको प्रतिबंधित कर दिया। तो प्रतिबंधित नियंत्रित प्रतिक्रिया का सिद्धांत यानी कि जो आपका पहला है उसका हो जाएगा क्यू, पहले का क्यू। देखिए चारों ऑप्शन देख रहे होंगे ना, पहले का क्यू सिर्फ डी में है। अगर आपको एक भी इसमें से आ रहा होगा कि भाई पैब्लो ने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट और प्रतिबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत, आप आंसर सही कर ले जाएंगे। दूसरा भी बता देता हूँ। देखिए दूसरा क्या दिया है? दूसरा पढ़िए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। मैं क्या बोला था कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल कौन किया था भैया? कौन? ये देखिए एक बिल्ली थी, किसके पास थी बिल्ली? किसके पास बिल्ली थी? बिल्ली किसके पास थी? देखिए बिल्ली जो होती है, बिल्ली पर ट्रायल कौन किया था? थॉर्नडाइक। मैं बोला था ना कि थॉर्नडाइक जो थे वो बिल्ली के। थॉर्न माने क्या बोला था मैं? थॉर्न माने होता है कांटा, और बिल्ली इनके पास थी एक। तो बिल्ली में कांटा चुभा रहे थे, चुभा के क्या कर रहे थे? ट्रायल कर रहे थे। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है, और आपका बिल्ली से संबंधित क्या? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो दूसरे का पी और तीसरे का देखो अंतर्दृष्टि। मैं क्या बोला? अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो था चिंपैंजी के ऊपर दिया गया था। मैं कोलर ने दिया था चिंपैंजी को। कोलर जा रहे थे रास्ते में, एक चिंपैंजी को देखे कुछ एक्टिविटी कर रहा था, तो उनके इनसाइट आने की अंतर्दृष्टि से वो उस चीज़ को देखना चाहते थे कि भाई ये क्या कर रहा है, इंटरेस्ट लिए। तो अंतर्दृष्टि से कोलर देखना चाहते थे चिंपैंजी के एक्टिविटी को। तो ये हो जाएगा तीसरे का आर। टाइम लिया मगर आप समझ जाइए कि जो तीसरे ये हो जाएगा, जो आपका चिंपैंजी था ना, अंतर्दृष्टि सिद्धांत इसके ऊपर किया गया था। आगे चलते हैं। 26
निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक अधिगम में पुष्टिकरण का अवयव नहीं है? अवयव नहीं है, देखिए इफर्ट प्रयास ये नहीं है, बाकी इंस्पेक्शन क्वालिटी और रिजल्ट ये सभी है। इंस्पेक्शन क्वालिटी रिजल्ट, इंस्पेक्शन क्वालिटी रिजल्ट, ठीक है, सब है सही, ये नहीं होता है। आगे चलते हैं 27 प्रश्न पूछने का सही अनुक्रम क्या होना चाहिए? देखिए प्रश्न पूछने का सही अनुक्रम आपको आंसर यहाँ पे लग गया है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले किसी क्वेश्चन को पहले पूछें किसी से, फिर कुछ समय रुकें, फिर उससे बोलें मतलब बताने के लिए, फिर उसको सुने, फिर ग्रहण करें मतलब उसको फिर से आप सुने, फिर उसको मतलब दोहराना, यार उसी से अगर नहीं समझ में आया फिर उसको बोले कि आप एक बार और बताइए, तो दोहराएगा। तो प्रश्न पूछने का असली सही यही होता है कि पूछें, रुके, फिर बुलाएं, फिर सुने, ग्रहण करें और दोहराएं। इसको आप देखिएगा, याद कर लीजिएगा, तरीका यही होता है। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक प्रश्न का प्रकार नहीं है? देखिए जो मौखिक प्रश्न होता है इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन, किसी का हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं ना तो मौखिक ही ले लेते हैं। दूसरा विकासशील प्रश्न डेवलपिंग क्वेश्चन, ये भी मौखिक होता है। तीसरा दे एनालिटिकल क्वेश्चन, नहीं भैया इसमें आपको पेन उन का यूज करना पड़ता है। एनालिटिकल क्वेश्चन में जैसे रीजनिंग वगैरह आप लगाते होंगे तो उसमें पेन कॉपी का यूज करते हैं, तो ये विश्लेषणात्मक जो प्रश्न है इसमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। डी क्या दिया है? बोधात्मक प्रश्न, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, तो आपका ये भी हो जाएगा, बाकी ये सी इसमें नहीं होगा। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक प्रश्न का प्रकार नहीं है? सी। आइए नेक्स्ट 29, एक पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदेशक के लिए इनमें से कौन सा दिशा निर्देश नहीं है? क्वेश्चन पढ़िए, एक पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदेशक के लिए इनमें से कौन सा दिशा निर्देश नहीं है? तो देखिए ओरिएंटेशन होता है, कोर्स ऑब्जेक्टिव भी होता है, कंटेंट सिलेक्शन भी होता है, चयन भाई सामग्री का चयन करेंगे, ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए क्या हम करते हैं? कंटेंट चाहिए हमें, कोर्स डिजाइन मतलब कोर्स ऑब्जेक्टिव भी चाहिए, ओरिएंटेशन भी चाहिए। तो इमिटेशन किसी की नकल वकल नहीं इसमें करना है, किसी को देखकर नहीं हमको पाठ्यक्रम का निर्धारित करना है, तो इसलिए इमिटेशन इसमें गलत हो जाएगा। एक बार पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदेशक के लिए इनमें से कौन सा दिशा निर्देश नहीं है? इमिटेशन हो जाएगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक परीक्षण का क्या लाभ है? भैया मौखिक परीक्षण सबसे कम लागत, क्योंकि किसी सामग्री या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ ये तो सही है कि नहीं होती है। नकल करने की संभावना कम होती है, हाँ सामने आप फेस टू फेस पूछ रहे हैं तो उसमें नकल करने की कोई बात ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम समय की आवश्यकता होती है, हाँ कम समय भी काम हो जाता है, तो सभी ऑप्शन हो जाएगा। 31, नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल कौन सा है? नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल कौन सा है? आप देखिए नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल कौन सा है? दिया है तकनीकी कौशल, मानवीय कौशल, संकल्पनात्मक कौशल, तीनों होता है। तकनीकी कौशल, मानवीय कौशल और संकल्पनात्मक कौशल तीनों होता है। ऑप्शन बहुत सही है डी। आंसर चलते हैं आगे। जो विवादित क्वेश्चन होता है मैं बताऊंगा कि ये विवादित है। 4 चड़ी विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का घटक नहीं है? डेवलप डिस्कशन, चर्चा का विकास करना होता है। गिव ओरल टेस्ट, मौखिक परीक्षण देना। टेस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, प्रशिक्षु के प्रदर्शन का परीक्षण करना, ये तीनों होता है। बाकी जो आपका ए ऑप्शन है टेल पर्सनल एक्सपीरियंस से मतलब नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो ये नहीं होगा। आइए 33 आइए, निर्देश देते समय संशोधन पद्धति में निम्नलिखित शामिल है, ठीक है। तो आपका क्या है इसमें? हाँ लेक्चर, डेमोस्ट्रेशन, एक्सरसाइज, हैंड आउट, लिखित वक्तव्य होना चाहिए वहाँ पे। जो आप व्हाइल गिविंग इंस्ट्रक्शन द रिवीजन मेथड इन्वॉल्व्स यूज ऑफ, आपका हैंड आउट्स हो जाएगा। आगे चलते हैं 34, आत्मपरक प्रदर्शन। देखिए सबसे बड़ी बात, आप इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को पढ़िए। सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस डज नॉट मेजर, क्या नहीं मेजर करता है? सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस डज नॉट क्या नहीं मेजर करता है? रिकॉर्ड ग्लोस, लक्ष्य का रिकॉर्ड वो मेजर नहीं करता, बाकी ओपिनियंस, फीलिंग्स और जनरल इंप्रेशंस आते हैं इसके अंतर्गत। 35 देखिए आ गया, शॉर्ट शब्द के अक्षरों का वर्णन है। भैया शॉर्ट का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ। शॉर्ट क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसके बाद अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, यही है आपका आंसर सही। आगे चलते हैं 36, 7 बाजार रणनीति में विपणन रणनीति गतिविधि ये दिखाती है।
आप इसको ध्यान से देखिए। 7 मार्केट स्ट्रेटजी, मार्केटिंग रिफ्लेक्ट्स, मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी होती है, जो मार्केटिंग प्रैक्टिस होती है, मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो 7 चरणीय विधि आप जानते हैं। क्या होता है? प्रोडक्ट, क्या होता है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्लेस, प्लेस, उसके बाद प्राइस, उसके बाद प्राइस, उसके बाद प्रमोशन, उसके बाद प्रमोशन, उसके बाद क्या? पीपल, उसके बाद प्रोसेस, प्रोसेस, उसके बाद फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस। ये 7 चरणीय होता है। तो इसमें देखिए जो मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है ना, एक्टिविटी, उसमें आप प्रमोशन करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका प्रमोशन करते हैं, मार्केट में लाते हैं। किसी अन्य कंपनी से भी अगर आपका वो कंपैरिजन किया जाए तो आप जब तक प्रमोशन नहीं करेंगे आपका मार्केट वैल्यू नहीं बनेगी। तो यही होता है प्रमोशन। आंसर सही दिया हुआ है, ठीक, प्रमोशन आंसर सही दिया हुआ है। 37 देखते हैं, निम्नलिखित नेतृत्व शैली में से कौन अपने कर्मचारियों से निर्णय लेने पर प्रकाश डालती है? तो ट्रांजैक्शनल, समव्यवहार नेतृत्व, सहभागी नेतृत्व, परिवर्तनकारी नेतृत्व, सब। देखिए क्या दिया है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल हाईलाइट्स डिसीजन मेकिंग फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज। भैया जब तक सहभागिता नहीं होगी एक दूसरे की तो मतलब कोई भी काम अच्छा नहीं होगा ना। तो इसमें नेतृत्व शैली वही अच्छी होती है जो अपने कर्मचारियों से भी निर्णय लेने के लिए बोलती है। अगर कोई लीडर, आप जैसे टीम, ग्रुप टीम में जो काम होता है ना, उसमें सबका उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऑप्शन बी होगा इसमें। 38 कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण कक्षा में ये होना चाहिए। तो कंप्यूटर तो ज़रूरी होना चाहिए, कंप्यूटर तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण है तो कंप्यूटर तो ज़रूरी होता है, तो यही हो जाएगा। बाकी एनिमेशन सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर, वीडियो ज़रूरी नहीं है, ये तो होना ही होना चाहिए पहला वाला। आइए देखते हैं। शॉर्ट विश्लेषण ये बताता है, शॉर्ट, देखिए शॉर्ट विश्लेषण होता क्या है, उसका फुल फॉर्म तो आप जानते हैं। शॉर्ट में क्या होता है, आप खुद का भी इवेल्यूएशन करते हैं। शॉर्ट आपको भी अपने लाइफ में आगे चेंजेज, रणनीति और ये सब बनाने के लिए काम आता है। चाहे आप पर्सनल ले लें, चाहे कंपनी भी होती है, चाहे कोई कॉलेज होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, सबके लिए शॉर्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, करियर प्लानिंग, करेक्टिंग प्रॉब्लम, सब सही है, ऑल ऑफ दीज। 40 देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 7P विपणन रणनीति में ये भौतिक साक्ष्य शामिल नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको मतलब विवादित लगता है। आंतरिक सज्जा, इंटीरियर डिजाइन होना चाहिए, पैकेजिंग होना चाहिए और ब्रांडिंग होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग के बाद जो किया है ना, इसमें एडवर्टाइजिंग दे रहा है। बाकी आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग भी तो होती ही है अगर मार्केटिंग की जाती है तो। बाकी इसको थोड़ा विवादित है, आप देख लीजिएगा आगे। 41 दूरस्थ शिक्षा की पहली पीढ़ी में ये शामिल नहीं है। ई लर्निंग नहीं पहले की जाती थी, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, पत्राचार का पाठ्यक्रम था, सेल्फ स्टडी कोर्सेज थे। बाकी ई लर्निंग उस समय जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें नहीं था। तो ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। 42 प्रश्न उठाने में शिक्षण की कौन सी विधि शामिल है? जाहिर सी बात है, अतुल्यकालिक शिक्षण वो अलग चीज़ है, परस्पर संवादात्मक शिक्षण अलग चीज़ है, अनुकूल शिक्षण। अतुल्य, देखो सिंक्रोनस, असिंक्रोनस लर्निंग के बारे में बताया था। असिंक्रोनस क्या होता है, जब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है स्टूडेंट और मतलब टीचर के बीच में, क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक समय पे मौजूद हो। मगर सिंक्रोनस में क्या होता है कि एक समय पे छात्र और स्टूडेंट दोनों मौजूद होते थे। तो इसमें देखिए पूछताछ आधारित शिक्षण, यही सही होगा इसमें, पूछताछ आधारित शिक्षण। 43 पे आइए। ज्ञान संबंधित क्षेत्र कौन सा स्तर तथ्यों और अनुमानों के बीच अंतर का वर्णन करता है? ज्ञान आधारित क्या है आपका, इसमें क्या हो जाएगी, एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, एनालिसिस। ज्ञान संबंधित क्षेत्र में कौन सा स्तर तथ्यों और अनुमानों के बीच अंतर का वर्णन। भैया जब तक आप एनालिसिस करेंगे किसी चीज़ का नहीं तो आप डिफरेंस कैसे समझेंगे? तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्या सही है क्या गलत है। 44 ओवरहेड में किसी विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए एक प्रशिक्षक इसका उपयोग करता है। मास्क, मुखौटा, ओवरले, पोलराइज, टेप, ध्रुति, ठीक है। जो ओवरहेड हमारे होते हैं ना, इन ओवरहेड टू मेक अ टॉपिक इम्प्रेसिव एंड इंस्ट्रक्शन, इन सभी का यूज करता है, ऑल ऑफ दीज। 45 निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के प्रति प्रशिक्षक जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है? फीस बढ़ोतरी, भाई उसको आपसे पढ़ाई से मतलब है, बाकी इन चीज़ों के चक्कर में जो हमारा प्रशिक्षक होता है उसको नहीं पढ़ना है, वो मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। आगे चलिए। 46
46 निम्न में से कौन सी शिक्षण प्रक्रिया सजा से जुड़ी है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लर्निंग प्रोसेस लिंक्ड विथ पनिशमेंट? आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होता है ना वही से है, बाकी आपका ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग उससे नहीं संबंधित है, क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं संबंधित है, पहला ही ऑपरेंट कंडीशनिंग संबंधित। थोड़ा डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो आपको बुक देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ तो रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। 47 सक्षमता के किस चरण में शिक्षार्थी नए कौशल प्राप्त करने के महत्व को समझता है? देखिए इसमें अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, नहीं ये नहीं होगा, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, जी हाँ यही होगा। बाकी कॉन्शियस कॉम्पिटेंस नहीं होता है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस नहीं होता है। जो सचेत अकुशलता होती है ना, इसमें जो हमारे शिक्षार्थी होते हैं वो नए कौशल प्राप्त करने के महत्व को समझ पाते हैं। 48 आइए, सूचना सामग्री के आकार में मुद्रित मीडिया ये है। ये जो मुद्रित मीडिया की बात की जाती है ना, ये हमारा जो ब्रोशर दिया है ये ब्रोशर ही होता है, ठीक है, ये ब्रोशर होता है। बाकी मार्गदर्शक पत्र इससे संबंधित नहीं है। लिखित वक्तव्य इससे भी, देखिए लिखित वक्तव्य के बाद पिछला क्वेश्चन में था स्टडी गाइड अध्ययन का मार्गदर्शन, नहीं, ये ब्रोशर जो है ना ब्रोशर यही होता है। आगे 49 क्वेश्चन देखिए, 49 क्वेश्चन देखिए, मापों के बीच स्थिरता के स्तर को निम्नलिखित द्वारा परिभाषित किया जाता है। स्थिरता को किसके द्वारा परिभाषित, देखो 3 डिग्री द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी अमॉन्ग द मेजरमेंट इज डिफाइंड बाय रिलायबिलिटी के द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। वैलिडिटी अलग चीज़ है, इसके द्वारा नहीं, निष्पक्षतावाद नहीं, उपयोगिता नहीं, इसमें रिलायबिलिटी हो जाएगा कि मापों के बीच स्थिरता के स्तर को इनके द्वारा परिभाषित किया जाता है, रिलायबिलिटी। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर, अर्थपूर्ण संचार इससे संबंधित है। अर्थपूर्ण संपान मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू लर्निंग पैटर्न्स, नहीं, लर्निंग प्लान्स, नहीं, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, जी हाँ पार्टिसिपेट सहभागी योजना जो होती है अर्थपूर्ण संचार से संबंधित होती है। बाकी ये सब चीज़ें नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। 51 व्यावसायिक शिक्षा में कौन सा स्तर व्यक्तियों के लिए अच्छा है? माइक्रो लेवल। कौन सा स्तर? देखिए व्यावसायिक शिक्षा जो होती है ना, व्यावसायिक शिक्षा उसमें माइक्रो लेवल अच्छा माना जाता है। बाकी देख लेते हैं, मीजो लेवल दिया है, माइक्रो लेवल। माइक्रो में बेसिक जो होता है उसको माइक्रो बोलते हैं, लास्ट जो स्टेज होती है आपकी मैक्रो होती है, मतलब बड़ी, माइक्रो का मतलब बड़ी। अब माइक्रो और माइक्रो पढ़े होंगे ना, और मीजो उनके बीच का होता है, मीजो लेवल उनके बीच का होता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो सिद्धांत कहता है कि करने से सीखते हैं वो क्या है? जो सिद्धांत कहता है करने से सीखते हैं वो यह है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी आपको याद कर लेना है, ये सब रट लेना है, क्योंकि ये 300 क्वेश्चन में से हो सकता है क्वेश्चन फंसे, तो इसमें से थोड़ा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं आप, बाकी इसको याद जरूर करना है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी क्या होती है आपकी? यही बोलती है कि आप करने से किसी चीज़ को सीखते हैं। 53 पाठ्यक्रम संरचना की डिजाइन में यह शामिल। देखिए जब पाठ्यक्रम क्या होता है, डिजाइन होता है, तो उसकी संरचना में क्या शामिल नहीं है उसके बारे में, छात्रों का स्तर इसको शामिल किया जाता है, छात्रों की क्षमता इसको भी शामिल किया जाता है, छात्रों के प्रकार, भाई प्रकार का मतलब कैसे छात्र हैं इसको भी शामिल करते हैं, मगर हम इसको नहीं शामिल, छात्रों के परिषद से मतलब है ही नहीं, क्योंकि हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, पाठ्यक्रम को मतलब पाठ्यक्रम की संरचना हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, डिजाइनिंग ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक, तो आपका ये नहीं होगा, बाकी सब आपके आ जाइए 54 शिक्षकों द्वारा 5 से 1 अनुपात प्रथा का उद्देश्य है। देखिए इसको जो ये दिया है ना, इसमें शिक्षकों द्वारा 5 से 1 अनुपात प्रथा का क्या उद्देश्य है? छात्रों के साथ सकारात्मक बातचीत में 5 गुना वृद्धि। आप देख रहे हैं ना 5 संबंधी 1 मतलब क्या आ जाएगा, 5:1, तो 5 गुना इसमें वृद्धि होनी चाहिए। शिक्षकों द्वारा 5 से 1 अनुपात प्रथा का यही उद्देश्य है कि छात्रों के साथ सकारात्मक बातचीत में 5 गुना वृद्धि। ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो आपको समझना है, तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो उसमें बना दूंगा जो मेन है, कि जो लग रहा है कन्फ्यूजिंग है आप लोग के लिए। निम्नलिखित शिक्षण पद्धति में से किसमें वैचारिक धारणाओं के चरण दर चरण चित्रण की आवश्यकता होती है? चरण दर चरण, तो आप देखिए इसमें विचार मंथन, स्टोरी बोर्डिंग, हाँ स्टोरी, देखिए इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित शिक्षण पद्धति में से किसमें वैचारिक धारणाओं के चरण दर चरण चित्रण की आवश्यकता? भैया स्टोरी बोर्डिंग में क्या होता है, किसी चीज़ को बताते हैं तो आप माइंड में फिट करते जाते हैं, और उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। ठीक है, तो आपकी स्टोरी बोर्डिंग हो जाएगी। 56 देखते हैं, स्टोरी बोर्डिंग हो गया।
पूर्व प्रदर्शन योजना विकसित करते समय देखिए एक चीज़, डेमोस्ट्रेशन प्लान जब आप बनाते हैं, जब डेमोस्ट्रेशन प्लान बनाते हैं तो भैया आपको मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत, ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। इसमें प्रोजेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोजेक्टर की उसमें लेसन प्लान बनाएंगे उसमें प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, मगर आपके जो डेमोस्ट्रेशन प्लान है उसमें प्रोजेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 57 देखते हैं। प्रशिक्षण सहायता में यह शामिल नहीं है। ट्रेनिंग एड विल नॉट कवर। चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, स्लाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, फिल्म्स की ज़रूरत है, मैनुअल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये शामिल नहीं है। 58 चाकबोर्ड एक सामान्य शिक्षण सहायता जिसका उपयोग लिखने के लिए किया जाता है, जो इससे नहीं बना है। वुड लकड़ी से बनता है, हार्डबोर्ड से बनता है, सीमेंट से बनता है, मेटल का यूज नहीं किया जाता है उसमें। 59 कौन सा मूल्यांकन का एक सीधा तरीका नहीं है। कौन सा मूल्यांकन का एक सीधा तरीका नहीं है, तो वो है आपका सर्वेक्षण। सर्वेक्षण जो है आपका मूल्यांकन का एक सीधा तरीका नहीं है, तो आप इसको मारेंगे, आगे चल देंगे। देखिए 60 नंबर आज क्वेश्चन तक ही करेंगे, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यावसायिक शिक्षा में से कौन सा सूक्ष्म स्तर से संबंधित नहीं है। तो इसमें रोजगार के अवसर है, कमाई ये भी है, बाकी करियर का विकल्प भी होता है। आपकी जो वंचित समूह को शामिल करना, ये इससे संबंधित नहीं होता है। तो आज हमने क्या देखा, 60 क्वेश्चन देख लिया। और आप सभी क्वेरी थी कि सर जो क्वेश्चन पूछना हो तो हम कैसे पूछेंगे आपसे, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लिख लीजिएगा, ऊपर मैं दिया था, एक बार और बता देता हूँ, 7081114360। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ये आप ऐड कर लीजिए इस नंबर को। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज यहीं पे हम इस वीडियो को करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।